दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट का नाम लेते ही आपके मन में दो इमेजेस बनती होंगी। पहली, यहाँ के सुंदर हिमालयन रेंज, फ्लोरा और फौना और बेहतरीन बायोडाइवर्सिटी की, जिसमें खूबसूरत पहाड़, नदियाँ, जंगल और कल्चरल डाइवर्सिटी शामिल हैं, जो पहली नज़र में किसी का भी मन मोह लें और किसी को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लें। लेकिन इसी नॉर्थ ईस्ट की दूसरी इमेज में सेपरेटिज्म, मिलिटेंसी, स्टेट के अगेंस्ट आर्म्ड मूवमेंट और हर वक्त सेना की प्रेजेंस भी दिखाई देती है। ये दोनों तस्वीरें आपस में बहुत कॉन्ट्रास्टिंग हैं, लेकिन दोनों ही ये इमेजेस नॉर्थ ईस्ट की रियलिटी के दो पहलू हैं। बात अगर हिंसा और मिलिटेंसी की करें तो नॉर्थ ईस्ट में ये कोई नई बात नहीं है, बल्कि इसकी शुरुआत प्री इंडिपेंडेंस एरा में ही हो चुकी थी। अंग्रेजों ने आज़ादी के साथ जहां एक तरफ पाकिस्तान को बांटकर देश को कमज़ोर किया था, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने नॉर्थ ईस्ट को भी ऐसा आइसोलेट किया कि मानो नॉर्थ ईस्ट भारत से लगा हुआ भारत का ही एक एनक्लेव हो, जिसका रिजल्ट रहा डेकेड्स लॉन्ग सेपरेटिज्म, एथनिक वायलेंस और इमरजेंसी। और दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि 1979 के बाद से नॉर्थ ईस्ट में 40,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। इन नंबर्स में बीते कुछ सालों में कमी आ रही थी, लेकिन फिर शुरू हुए मणिपुर के एथनिक वायलेंस ने फिर से इस रीजन को अनस्टेबल कर दिया। और दोस्तों, इसीलिए आज की इस वीडियो में हम खुलकर नॉर्थ ईस्ट में सालों से चल रही इमरजेंसी और सिविल वॉर को अच्छे से समझेंगे, और इसके अलावा हर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट्स और उनके चुनिंदा सेपरेटिज्म के मामलों को भी डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे सरकार के चूहे पकड़ने की स्कीम ने यहाँ के एक पूरे स्टेट में दंगे शुरू करवा दिए, और उस दंगे को कंट्रोल करने के लिए कैसे इंदिरा गांधी को देश के अंदर ही बमबारी करवानी पड़ी, कैसे बांग्लादेश से होने वाली इलीगल इमिग्रेशन की वजह से ये पूरा नॉर्थ ईस्ट का रीजन वायलेंस का शिकार बना, और कैसे ये वायलेंस देखते ही देखते बड़े बड़े नरसंहार में बदल गए। यानी इस वीडियो के एंड तक मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको नॉर्थ ईस्ट की अनस्टेबिलिटी से जुड़ी हर एक डिटेल की जानकारी होगी, और इसी के लिए आप बने रहिए इस वीडियो के एंड तक। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शशांक पांडे और आप देख रहे हैं वर्ल्ड अफेयर्स। हिस्ट्री। दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट में सिविल वॉर की ऐसी सिचुएशन को समझने के लिए हम हर स्टेट पर डिटेल में तो डिस्कशन करेंगे ही, लेकिन उससे पहले हम नॉर्थ ईस्ट की कलेक्टिव हिस्ट्री को समझ लेते हैं, क्योंकि यही कलेक्टिव हिस्ट्री इस रीजन में अनस्टेबिलिटी का सबसे शुरुआती कारण है। दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट में सदियों तक दो किंगडम का राज हुआ करता था, और इनमें पहला था असम का होम किंगडम और दूसरा मणिपुर किंगडम। आज के नॉर्थ ईस्ट का पूरा हिस्सा इन्हीं दो साम्राज्यों के अंडर आता था, लेकिन 18वीं सदी के अंत तक बर्मा की कोनबोंग डायनेस्टी ने अपने साम्राज्य का फैलाव शुरू किया, और इसी दौरान 1817 में कोनबोंग डायनेस्टी ने असम और मणिपुर दोनों पर अटैक करके वहां अपना कंट्रोल कर लिया, और कुछ सालों के लिए नॉर्थ ईस्ट का एक बड़ा हिस्सा बर्मा की कोनबोंग डायनेस्टी के अंदर आ गया। दोस्तों, ये वही समय था जब इंडिया में ब्रिटिशर्स भी अपना एक्सपेंशन कर रहे थे, इसीलिए उन्हें कोनबोंग डायनेस्टी के एक्सपेंशन से थ्रेट फील होने लगा। इसी थ्रेट की वजह से पहली बार इस रीजन पर ध्यान दिया, जिन्हें उन्होंने काफी समय तक इग्नोर किया था, और जिसका रिजल्ट था फर्स्ट एंग्लो बर्मा वॉर। दोस्तों, ये वॉर 1826 में ट्रीटी ऑफ एंडावो के साथ खत्म हुआ, और इसके साथ ही नॉर्थ ईस्ट पर ब्रिटिशर्स का कंट्रोल एस्टैब्लिश हो गया, जिससे ब्रिटिशर्स ने 1839 में बंगाल प्रोविंस का हिस्सा बना दिया। ब्रिटिश इंडिया का पार्ट बनने के बाद से ही नॉर्थ ईस्ट में अलगाव की भावना पैदा होने लगी, जिसका बड़ा कारण था ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा नॉर्थ ईस्ट में इनर लाइन परमिट को शुरू करना, और बहुत से नॉर्थ ईस्ट के ट्राइबल इलाकों को बंगाल का ईस्टर्न फ्रंटियर बना देना। दोस्तों, इसे समझने के लिए आप इस मैप को जरा ध्यान से देखिए। इस मैप में नॉर्थ ईस्ट का जो पार्ट डार्क ग्रीन है, सिर्फ वही पार्ट ब्रिटिश इंडिया के बंगाल प्रोविंस के एडमिनिस्ट्रेशन में शामिल हुआ करता था, और बाकी के पूरे लाइट ग्रीन हिस्से को उन्होंने एक तरह से अबैंडन कर दिया था। और दोस्तों, ऐसा उन्होंने इसलिए किया क्योंकि उन्हें ऐसा लगा कि उनके लिए ये रीजन ज़्यादा फायदेमंद नहीं है, और यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन भी बहुत मुश्किल था, क्योंकि इस लाइट ग्रीन वाले पार्ट में हिल एरियाज और ट्राइबल पॉपुलेशन ज़्यादा थी। इसीलिए इस रीजन को इंडिया से जोड़ने के बजाय उसे 1873 में बंगाल का ईस्टर्न फ्रंटियर बना दिया, और इस हिस्से को अलग कर दिया, और साथ ही इस इलाके की ट्राइबल पॉपुलेशन को एक तरह से सॉवरेनिटी दे दी। और इसके लिए ब्रिटिशर्स ने एक इनर लाइन परमिट को शुरू कर दिया, जो बंगाल प्रोविंस और ईस्टर्न फ्रंटियर को बांटता था। इसी लाइन की वजह से नॉर्थ ईस्ट के इतने बड़े रीजन तक किसी को जाने की अनुमति नहीं थी, और इस एक लाइन की वजह से नॉर्थ ईस्ट के जिन हिस्सों में आदिवासी लोग रहते थे वो और आइसोलेट हो गया, और जो आज़ादी का आंदोलन पूरे देश को एक कर रहा था वो इसी इनर लाइन परमिट की वजह से यहाँ नहीं पहुंच पाया, जिसका असर अंग्रेजों के जाने के बाद भी रहा। आज़ादी के बाद जब ये पूरा रीजन इंडिया के अंडर आया, तो उस समय इस पूरे रीजन को मेनली 3 हिस्सों में बांटा गया। पहला असम, दूसरा मणिपुर और तीसरा त्रिपुरा, जिसमें असम को तो एक स्टेट बना दिया गया, वहीं मणिपुर और त्रिपुरा काफी समय तक यूनियन टेरिटरी बने रहे।
ऐसे में वो ट्राइबल्स जिन्हें नेशनल आइडेंटिटी या इंडियन आइडेंटिटी के बारे में ज़्यादा नहीं पता था, जो हमेशा से आइसोलेटेड रहते आए थे, उन्हें जब अचानक से एक देश में शामिल करवाया गया, तब उन्हें ये इंटीग्रेशन अपने इंडिजिनस कल्चर के अगेंस्ट लगा, जिसकी वजह से आज़ादी के बाद से पूरा इलाका खुद की आज़ादी की लड़ाई लड़ने लगा और छोटी छोटी ट्राइबल कम्युनिटीज़ ने अलग अलग देश की मांग शुरू कर दी। और दोस्तों, यहीं से शुरू होती है नॉर्थ ईस्ट में हिंसा और अनस्टेबिलिटी की कहानी। और इसे अच्छे से समझने के लिए आइए नॉर्थ ईस्ट के सातों स्टेट्स को डिटेल में समझते हैं। नागालैंड। दोस्तों, नागालैंड में हिंसा और इमरजेंसी की शुरुआत इंडिया की आज़ादी से पहले ही हो गई थी। दरअसल नॉर्थ ईस्ट में नागा कम्युनिटी एक बड़ी आबादी वाली जनजाति है, जिसकी एक बड़ी पॉपुलेशन आज़ादी के पहले तक उसी फ्रंटियर रीजन में रहा करती थी, जो पूरे इंडिया से अलग था। इसीलिए जब ब्रिटिशर्स के जाने की बात शुरू हुई, तो नागा कम्युनिटी के लोगों को ये लगने लगा कि ब्रिटिशर्स के जाने के साथ वो लोग भी आज़ाद हो जाएंगे और उस पूरे रीजन में जहां नागा ट्राइबल लोग रहते थे, उन्हें एक अलग देश मिल जाएगा। इसके लिए आज़ादी से पहले ही 1946 में नागा नेशनल काउंसिल की स्थापना हुई और इस काउंसिल के सबसे बड़े लीडर थे ज़ापू फीजो, जो शुरुआत से ये मांग कर रहे थे कि नागा हिल्स भारत में रहें, पर उन्हें अलग से सॉवरेनिटी दी जाए। लेकिन जब अंग्रेज भारत से जाने लगे, तब देश की रियासतों की तरह नागा काउंसिल ने भी भारत से अलग रहने की पॉलिटिक्स शुरू कर दी। और आपको जानकर हैरानी होगी कि 14 अगस्त 1947 में जब पाकिस्तान इंडिया से अलग एक देश बन रहा था, उसी समय एनएनसी ने भी नागालैंड को एक आज़ाद मुल्क घोषित कर दिया। अब जाहिर सी बात है कि नागालैंड का यूं खुद को इंडिपेंडेंट घोषित करना उतना कारगर साबित नहीं हुआ और नागालैंड को अलग देश के तौर पर मान्यता ना मिलने के बाद एनएनसी ने इंडिया से आज़ाद होने की फिर एक कोशिश की। 1951 में एनएनसी की लीडरशिप में बाकी नागा ग्रुप्स ने नागालैंड में एक रेफरेंडम करवाया और इस रेफरेंडम में तय हुआ कि नागालैंड के लोग हिंदुस्तान से अलग एक देश बनाना चाहते हैं। लेकिन इस रेफरेंडम को प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने नहीं माना और नागालैंड को असम का हिस्सा ही रहने दिया। और यहीं से नागा ट्राइबल्स के मन में इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ नफरत के भाव ने जन्म ले लिया, जिसका सबसे पहला असर 1952 में दिखा। नागालैंड के लोगों ने 52 के जनरल इलेक्शन को बॉयकॉट कर दिया और अलग देश की मांग में हिंसा के रास्ते को भी शामिल कर लिया गया, जिससे नागालैंड में आर्म कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत हुई और जिसके प्रति उत्तर में इंडियन गवर्नमेंट ने भी एक्शन लेना शुरू कर दिया, जिस वजह से एनएनसी के नेता अंडरग्राउंड हो गए। और अंडरग्राउंड रहते हुए ही 22 मार्च 1956 को नागा लीडर ज़ापू फीजो ने नागा गवर्नमेंट की शुरुआत की, जो अंडरग्राउंड ही काम कर रही थी और जिसका एक ही मकसद था, और वो था नागालैंड को भारत से आज़ाद कराना। लेकिन आर्म क्लैश और हिंसा की वजह से नागा फेडरल गवर्नमेंट एक आर्मी के रूप में बदल गई, जिसे नागा फेडरल आर्मी यानी एनएफए कहा जाने लगा, जो नागा गवर्नमेंट को सपोर्ट करने के लिए हिंसा करती थी, जिस वजह से अप्रैल 1956 में ही इंडियन आर्मी को इस रीजन में उतरना पड़ा। और यहाँ आर्मी की कार्रवाई के साथ ही दबाव बढ़ना शुरू हुआ, जिस वजह से फीजो पूर्वी पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश भाग गए और जहाँ से वो इस कॉन्फ्लिक्ट को चला रहे थे, जो इस बात को प्रूव करता था कि इस पूरी इंसर्जेंसी को पाकिस्तान अच्छे से सपोर्ट कर रहा था। दोस्तों, शुरुआत में इंडियन गवर्नमेंट को ऐसा लग रहा था कि ये इंसर्जेंट ग्रुप ज़्यादा समय तक नहीं टिक पाएंगे, लेकिन नागालैंड की मुश्किल टोपोग्राफी और वहाँ के हिली एरियाज में इंडियन आर्मी के लिए ऑपरेशन चलाना बहुत मुश्किल हो गया था और इसीलिए ये कॉन्फ्लिक्ट लंबे समय तक चलता रहा। इसी वजह से इस रीजन में इंडियन गवर्नमेंट को मजबूर होकर 1958 में सेना को एक्स्ट्रा पावर देनी पड़ी, जिसे अफ्स्पा कहा गया। अफ्स्पा यानी आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, जिसमें सेना के पास इस एरिया में ऑपरेशन चलाने के लिए एक्स्ट्रा पावर आ गई और अब उन्हें किसी भी तरह का एक्शन लेने से पहले बहुत से नियम कानूनों के बारे में सोचना नहीं पड़ता था। दोस्तों, अफ्स्पा लगने के बाद ही नागा आर्म ग्रुप्स तो कंट्रोल में आना शुरू हुए, लेकिन तब तक इंडियन आर्मी के ऑपरेशन और इस अफ्स्पा कानून की वजह से पूरे रीजन में इंडियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट नफरत का भाव पनपने लगा और जिसे खत्म करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने 1963 में नागा हिल्स को, जो तब असम राज्य का एक जिला था, और त्युएनसांग जो नेफा का हिस्सा हुआ करता था, इन दोनों को मिलाकर एक अलग स्टेट बना दिया। ये अलग स्टेट कोई और नहीं बल्कि नागालैंड ही था दोस्तों, जिसके बाद 1975 में शिलोंग अकॉर्ड में नागा लीडर्स और इंसर्जेंट्स ने सरेंडर कर दिया और इंडिया के साथ मिलकर रहने की बात की। लेकिन शिलोंग अकॉर्ड के बाद भी नागालैंड में शांति नहीं आ पाई और एनएनसी के 3 नेताओं खापलांग, चीशीस्वू और मुइवा ने एनएनसी से अलग होकर 1980 में नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड यानी एनएससीएन की शुरुआत की, जिससे नागालैंड में फिर एक आर्म मूवमेंट की शुरुआत हो गई, जो नागालैंड में लंबे समय तक चलता रहा। 1988 में एक ग्रुप 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया, जिसमें खापलांग की लीडरशिप वाला एनएससीएन के और चीशीस्वू और मुइवा के नेतृत्व वाला
NSCN-IM बना, जिसके बाद ये दोनों ग्रुप्स आपस में ही लड़ने लगे और जिससे नागालैंड में हिंसा और बढ़ गई और इसके करीब एक दशक बाद जाकर NSCN-IM ने इंडियन गवर्नमेंट से बातचीत की और 1997 में सीज फायर एग्रीमेंट पर राजी हुआ। और दूसरी तरफ NSCN-K ने उसके बाद भी नागालैंड में कॉन्फ्लिक्ट को जारी रखा, लेकिन एक साल बाद ही NSCN-K ने भी सीज फायर एग्रीमेंट को मान लिया और ये सीज फायर एग्रीमेंट 2015 तक चला, जिसके बाद 2015 में NSCN-K ने यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट की मदद से मणिपुर में सेना के जवानों पर हमला किया, जिसमें 18 भारतीय सैनिक शहीद हुए और 15 घायल हुए। और इसी वजह से आज तक नागालैंड में जहां NSCN-IM इंडियन गवर्नमेंट के साथ आने को तैयार है, वहीं दूसरी तरफ NSCN-K की वजह से अब भी यहां इंसर्जेंसी की पॉसिबिलिटी बनी हुई है। दोस्तों, नागालैंड की इमरजेंसी कितनी बड़ी थी, आप उसे इस डेटा की मदद से समझ सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि नागालैंड में अब तक करीब 20 से 25 हजार लोग इस इंसर्जेंसी और हिंसा की भेंट चढ़ चुके हैं और इसी की वजह से नागालैंड को नॉर्थ ईस्ट का सबसे इंसर्जेंट इलाका माना जाता है। और दोस्तों, अब नागालैंड के बाद बात करते हैं असम की। दोस्तों, असम एक समय तक नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा राज्य हुआ करता था, लेकिन बहुत से राज्यों के इससे अलग होने की वजह से इसका एरिया और पहचान दोनों को नुकसान हुआ और यही इस राज्य में अशांति और हिंसा की सबसे बड़ी वजह बनी। दरअसल दोस्तों, असम अपनी लोकेशन की वजह से बांग्लादेश के साथ एक लंबा बॉर्डर शेयर करता है और ऐसे में पहले 1947 और फिर 1971 में बांग्लादेश के बनने से पहले तक पूर्वी पाकिस्तान से बड़ी मात्रा में बांग्लादेशी कम्युनिटी के लोग पलायन करके असम में आकर रहने लगे, जिससे असम में बंगाली स्पीकिंग लोग और मुस्लिम्स की संख्या बढ़ी, जो यहाँ की ट्राइबल कम्युनिटी के लोगों के लिए एक मेजर कंसर्न बनता गया। लोकल्स को थ्रेट फील होने लगा। इस माइग्रेशन की वजह से उनकी आसामिया पहचान और उनके रिसोर्सेज दोनों को नुकसान पहुंच रहा है और इसीलिए 1967 में एस्टैब्लिश हुई ऑल असम स्टूडेंट यूनियन यानी आसू ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। और शुरुआत में यह विरोध सिर्फ छोटे छोटे रैलियों में शांतिपूर्ण तरीके से होता था, लेकिन इमरजेंसी के बाद हुए आम चुनावों ने असम में शांति को पूरी तरीके से खत्म कर दिया। दरअसल हुआ ये कि 1977 में देश में लोकसभा चुनाव हुए और असम की एक सीट मंगलडोई से हीरालाल पोटवारी चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे, लेकिन 1978 में उनकी मौत हो गई, जिसके बाद जब ये सीट खाली हुई तो मंगलडोई के उपचुनाव की घोषणा की गई और इसी उपचुनाव की घोषणा ने ही पूरे असम को हैरान कर दिया। दरअसल एक साल पहले असम में चुनाव हुए थे और उसमें मंगलडोई सीट पर जितने वोटर्स ने वोट डाले थे उनकी संख्या में एक साल में ही 70,000 की बढ़ोतरी हो गई और इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला कि इसमें अधिकतर लोग बांग्लादेशी थे, जिन्होंने फर्जी तरीके से वोटर कार्ड बनवाकर खुद को इंडियन सिटीजन बनवा लिया था और इसके बावजूद भी इंडियन गवर्नमेंट ने इन 70,000 लोगों को वोट डालने की परमिशन दी। इसी परमिशन की वजह से असम में विद्रोह की शुरुआत हुई और असम में बांग्लादेशी, बंगाली और मुस्लिम लोगों के खिलाफ हिंसा होने लगी, जिसे ऑल असम स्टूडेंट यूनियन के लोग लीड कर रहे थे, जिसके बाद 1979 से असम आंदोलन तेज हो गया। इसके बाद 1983 में राज्य में नए सिरे से चुनावों की घोषणा की गई और असम आंदोलन चला रहे सभी दलों ने इस चुनाव का बहिष्कार करने का ऐलान किया। सबकी यही मांग थी कि इल्लीगल इमिग्रेंट्स को वोट डालने का अधिकार नहीं होना चाहिए और सरकार ये बात मान नहीं रही थी और असम के हिंसक ग्रुप्स इल्लीगल इमिग्रेंट्स को मार रहे थे, जिसका सबसे भयानक उदाहरण 18 फरवरी 1983 को देखने को मिला, जब असम के नेली में 14 गांवों को घेरकर महज 6 घंटे के अंदर 2000 मुसलमानों की हत्या कर दी गई। दोस्तों, इस घटना को नेली नरसंहार के नाम से भी जाना जाता है, जो नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी की सबसे भयानक घटना मानी जाती है। लेकिन इसके बाद भी केंद्र सरकार नहीं मानी, बल्कि उसके बदले इंदिरा गांधी की सरकार ने इल्लीगल इमिग्रेशन डिटर्मिनेशन बाय ट्रिब्यूनल एक्ट यानी IMDT की शुरुआत कर दी, जिससे किसी विदेशी को असम से बाहर भेजने के लिए बनाया गया था। मगर ये कानून एक तरीके से इल्लीगल इमिग्रेंट्स के फेवर में था, क्योंकि यहाँ पर किसी के विदेशी होने की शिकायत करने वालों को ही ये प्रूव करना पड़ता था कि वो विदेशी हैं। ऐसे में असम की जनता ने काफी हिंसक आंदोलन किए, जिस वजह से इंदिरा गांधी के जिंदा रहने तक ये आंदोलन नहीं थमा और नीली नरसंहार के अलावा 855 लोग इस कॉन्फ्लिक्ट में मारे गए, जिसके बाद राजीव गांधी ने नए सिरे से असम के ग्रुप्स के साथ बातचीत शुरू की, जिसका पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिला 14 अगस्त 1985 को, जब असम समझौते का ड्राफ्ट फाइनल हुआ और 15 अगस्त को घोषणा हुई। लेकिन इसके बाद भी असम में शांति नहीं आ पाई और इसकी 2 वजहें थी। एक, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम यानी अल्फा, जिसकी मांग थी कि असामिया लोगों के लिए एक अलग राष्ट्र बनाया जाए, और दूसरा, बोडो कम्युनिटी के लिए बोडोलैंड बनाया जाए।
अगर पहले बोडोलैंड की बात करें तो असम की बोडो कम्युनिटी ने 1987 में एक अलग स्टेट की मांग शुरू कर दी थी और इस मांग के लिए नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन भी बनाई गई थी। और बोडोलैंड की इस डिमांड की वजह से 3 बड़े कॉन्फ्लिक्ट हुए, जिसमें 1993 से लेकर 1994 में बोडो और मुस्लिम लोगों के बीच एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ और इस कॉन्फ्लिक्ट में 50 से ज्यादा लोग मारे गए। और इसके बाद 2012 में बोडो कम्युनिटी और मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों के बीच एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ जिसमें 100 से ज्यादा लोग मारे गए। और इसके बाद बोडो इंसर्जेंट्स की तीसरी सबसे बड़ी घटना 2014 में घटी, जब इस हमले में 81 लोग मारे गए जिसमें 76 आदिवासी थे। बोडो के अलावा अल्फा ने असम में खूब हिंसा फैलाई, जिस वजह से अल्फा को 1990 में ही इंडियन गवर्नमेंट ने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया और ऐसा माना गया कि इस ग्रुप को भी बांग्लादेश और चीन का सपोर्ट मिलता था और साथ ही नागा ग्रुप्स की आर्म फोर्सेस भी इस ग्रुप को हथियार और ट्रेनिंग प्रोवाइड करती थी, जिसकी वजह से 90 के दशक में अल्फा से खतरनाक कोई भी ग्रुप नहीं था। लेकिन फाइनली 29 दिसंबर 2023 को इस ग्रुप ने भारत सरकार और असम सरकार के साथ समझौता कर लिया और तब से असम में शांति बनी हुई है। और दोस्तों, अब हमने बात कर ली है असम की और इससे पहले हमने बात की थी नागालैंड की, और ये है एंड हमारे इस पार्ट 1 वीडियो का। इसके बाद अगले वीडियो में हम बाकी बचे हुए 5 नॉर्थ ईस्टर्न राज्य यानी मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर की बात करेंगे। तो अगर आप इस वीडियो को जल्द से जल्द चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए वी वांट पार्ट 2। दोस्तों, मैं आपके लिए पार्ट 2 लेकर जल्द ही हाजिर होऊंगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।